तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की जो विधियाँ मुख्यतः किस बात पर निर्भर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा परीक्षा पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के स्तर पर, आयु पर, प्रकरण पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा समय अवधि पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्य भाषा पर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भाषा की शिक्षण की विधियाँ हैं मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती हैं। तो विधियाँ निर्भर करती हैं बच्चों के स्तर पर। जैसा बच्चा का स्तर होगा, जैसा उसकी आयु होगी, उस हिसाब से हम लोगों को विधियों का इस्तेमाल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो गद्य से अलग क्या करता है कविता को? तो भाषा का सौष्ठव, या फिर गेयता यानी कि लयबद्धता, या फिर शब्दों की अधिकता, जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतना ही अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ की स्पष्टता से फर्क पड़ेगा नहीं, अलग करेगा उसे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गद्य से अलग करेगा, तो क्या अलग करेगा? तो अलग करेगा लयबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता में एक लय होनी चाहिए, वही उसको गद्य से अलग करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि है यहाँ पर अर्थ की गहनता, यानी कि जब डीप मीनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, डीप मीनिंग को समझने के लिए कौन सी पठन पद्धति सर्वाधिक सहायक है। मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका गहराई से अर्थ उसका समझ पाएँ, तो वो कैसा पढ़ेंगे आप उसको? सस्वर पठन करेंगे, या फिर ध्रुव पठन करेंगे, या फिर मौन पठन करेंगे, या फिर धीमा पठन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब कोई डीप मीनिंग समझनी है तो हम लोग क्या करते हैं, मौन पठन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर देखते हैं, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा व्याकरण सीखने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। जब भी कहीं पर कोई बल देने की बात है तो वाला ऑप्शन आमतौर पर गलत होता है, किसमें? सीटेट के एग्जाम में। अगला हमारा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, हाँ हो सकता है। अगला हमारा है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना होना, ऐसा हो सकता है कि आप भाषा सीख रहे हैं और आपसे गलतियां ना हो, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक को कंठस्थ करना, बिल्कुल नहीं, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सहायक है। पहला ऑप्शन है हमारा शुद्ध भाषा पर बल देना, दूसरा है निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, या फिर हमारा हो जाएगा साहित्यिक शिक्षण, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्याकरण के नियम को रटाना। तो देखिए भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक होगा डायग्नोस करना, डायग्नोस के बाद रेमेडियल टीचिंग। मतलब पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे कि बच्चा कहाँ फंस रहा है, बच्चा को भाषा कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो पहले हो जाएगा निदानात्मक और दूसरा हो जाएगा एवं उपचार कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ संभव है। मतलब जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संभव है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल भाषा की कक्षा में, केवल जहाँ पर भी लगा हो, आमतौर पर सीटेट में वो चीज़ें गलत होती हैं, ध्यान रखना। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल घर में, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, ऐसा भी नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि विभिन्न प्रकार की कक्षाओं और परिवेश में, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ संभव है? तो विभिन्न प्रकार की कक्षाएँ हों और परिवेश में हो, एक अलग अलग तरह टाइप की क्लासेस हों और इन्वायरमेंट हो। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर देखना है कविता शिक्षण में शिक्षक को सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए। जो कविता शिक्षण है उसमें आपको बताना है कि शिक्षक को सबसे सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए। जब पोएम को पढ़ाए तो सबसे ज़्यादा जोर किस बात पर देना चाहिए? अलंकार की पहचान कराने में, या फिर कविता का जो भाव है उसको विश्लेषण करने में, या फिर भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति, रस के साथ में बच्चों को अनुभूति हो उस तरीके से पढ़ाना, या फिर तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो यहाँ पर जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावपूर्ण पठन और रसानुभूत होना चाहिए। किसमें? कविता का जब शिक्षण करा रहा हो तब क्या होना चाहिए? भावपूर्ण पठन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में भाव आना चाहिए, और रस की अनुभूति होनी चाहिए, रसानुभूति। तो ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड वाला। अगला हमारा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के संदर्भ में क्या स्थित रखते हैं। मतलब बच्चों की कंडीशन क्या होती है जब वो विद्यालय आ रहे होते तो वो नॉलेज को लेकर के, मतलब लैंग्वेज को लेकर के उनका कितना, मतलब उनका लेवल होता है। तो क्या होता है स्तर? उनका स्तर एकदम कोरी स्लेट होते हैं, मतलब कुछ भी उनको पता नहीं होता है, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। व्याकरण की समझ रखते हैं, अच्छा व्याकरण तो नहीं समझता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा।
अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। यही हमारा सही हो जाएगा। यानी कि बच्चा छोटा होता है फिर भी धीरे धीरे मतलब जब स्कूल जाता है तब 5-6 साल का हो ही जाता है, तब तक बच्चे के बोलना नहीं जानता है, अपनी बात को अपने माँ बाप से कहता नहीं है, बिल्कुल कहता है। जैसा कि उसको एनवायरनमेंट मिला होता है जहाँ पर भी पला बड़ा होता है, थोड़ा बहुत वो अपनी भाषा में बात को समझ सकता है और समझा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया था भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। आम क्या होता है, इमली क्या होता है, उस तरीके की बातें थोड़ी बहुत तो जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के लिए क्या कार्य करती हैं। जो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के लिए क्या कार्य करती हैं। बच्चों को डराती हैं, आदर्श रूप से प्रस्तुत करती हैं, या फिर आकलन का आधार बनती है, या फिर अनावश्यक होती हैं। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या फिर शब्दकोश देखना, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। जो भाषा सीखने और सिखाने में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार बनता है वो क्या बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है भाषा को सीखने और सिखाने में। जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी सामाजिक संस्कृतियाँ होंगी, वैसी भाषाएं, वैसी चीज़ें बच्चा ग्रहण करता रहता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ऐसा करना चाहिए, या फिर जिसकी शैली चित्रात्मक हो और घटनाओं का वर्णन हो, या जो बहुत छोटी हो, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें केवल 2 पात्र हों। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि कक्षा 1 का हो, मतलब कक्षा 1 का हो या फिर कक्षा 2 का, यानी कि बच्चे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो उनके लिए कैसे हम लोग कहानियों का चयन करेंगे। तो उनके लिए कौन सी कहानियाँ होनी चाहिए जिसमें चित्र बने हो, यानी कि शैली चित्रात्मक हो और घटनाओं का वर्णन हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारी बातें गलत हो जाएंगी। तो उसमें चित्र होने चाहिए और घटनाओं का वर्णन होना चाहिए। अगला हमारा, बच्चा देखेगा नहीं तो कैसे इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने में उसका, तो उसको हम लोग को चित्रात्मक होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर कहा गया है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा, मौन होकर के पढ़ना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या फिर शब्दार्थ याद कराना, या फिर बहुत तेज गति से पढ़ना। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करना। किसको समाप्त करना, तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। कई बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने सीटेट के पीवाईक्यूज देखे हो तो सब में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। जन्मजात होती है, या फिर बहुत सीमित होती है, या फिर सीखी नहीं जा सकती है, या फिर व्याकरण आधारित होती है। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा जन्मजात होती है, यानी कि बर्थ के साथ में ही बच्चे के अंदर ये जन्मजात कैपेबिलिटी होती है कि भाषाओं को सीख सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोम चॉम्स्की ने बोला है उसी को LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको LAD। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको बताना है जो प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तकें, या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर देना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्याकरण के नियमों का स्मरण, या उच्च स्तरीय तकनीकी। तो बताना है आपको सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भाषा के प्रयोग का अवसर देना, यही प्राथमिक स्तर होता है। जब तक बच्चा प्रयोग के अवसर देखेगा नहीं तब तक कैसे समझेगा बात को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है, पाठ के अंत में अभ्यासों और गतिविधियों का उद्देश्य होना चाहिए। जो पाठ हो उसके जब एंडिंग हो तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए और गतिविधियों एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है हमारा गृह कार्य की मात्रा बढ़ाता है, या फिर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करना, या पाठ को छोटा करना, या फिर केवल व्याकरण सिखाना। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर देना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की पहली शर्त क्या मानी जाती है। जो प्राथमिक स्तर होता है भाषा सीखने की वो क्या होती है।
सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, या फिर चार्ट और पोस्टर का प्रयोग होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे पहला जो प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए वैसा। तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, इन्वायरमेंट रिच होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया बच्चों के भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है। बच्चों के भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। तो व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करिए कि आप व्याकरण को सीखिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा भाषा के प्रयोग के अवसर देना, या ऑप्शन नंबर सी होगा साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कार देना, कि बच्चों को साहित्य पढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाए, या अनुकरण का विरोध करना। तो कौन सा होगा इसका आंसर, बच्चों के भाषा के विकास के लिए क्या जरूरी है। तो भाषा का प्रयोग सबसे ज़रूरी है। जब तक भाषा बोलेगा नहीं बच्चा कैसे समझेगा, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कैसे उसकी कमांड डेवलप होगी भाषा पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जब उसे हम बार बार अवसर देंगे तब उससे वो जो है उसकी अच्छी कमांड डेवलप होगी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर देखिए भाषा के माध्यम से बच्चों हैं वो ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत करने में किसका सर्वाधिक योगदान है। मतलब भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत करने में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो बाल साहित्य की पुस्तकों का है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय समाचार पत्रों का है, या फिर विभिन्न कविताओं का है, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों का है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये राष्ट्रीय समाचार, विभिन्न पत्रिकाओं का और सांस्कृतिक गतिविधियों का इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों पर। तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, और एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही लगातार वीडियो लाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि वीडियो ठीक है, अच्छी है, कैसी है, ज़रूर बताएं। अब तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर कहा गया आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कथन क्या कहलाते हैं। जो हम लोग आपसी व्यवहार में बातचीत करते हैं वो कथन क्या कहलाते हैं। तो वो कथन हमारे कहलाते हैं अनौपचारिक कथन। ध्यान रखना क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक कथन। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया प्रतिदिन कहानियाँ सुनकर उस पर चर्चा करने बच्चों के किस विकास में सहायक है। मतलब जब डेली हम लोग कहानियाँ सुनाकर उन पर चर्चा करना बच्चों के किस विकास में सहायक है। पहले कहानी सुनाई फिर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये किस में हेल्प करेगा बच्चे के, केवल लेखन विकास में, या फिर समय नष्ट करने में, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में, या फिर व्याकरणीय ज्ञान में। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा पढ़ने में भी होगा और थोड़ा सा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास मतलब होगा उसका, थोड़ा सा पढ़ने में भी एक्सपर्ट होगा और बोलने में भी एक्सपर्ट होगा। इससे क्या होगा, उसकी भाषा पर थोड़ा सा कमांड अच्छी बनेगी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हर बार पूछा ही जाता है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता ही है। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखना किस विकार का लक्षण हो सकता है। मतलब जब बच्चा लिख रहा है तो कोई अक्षर छोटा लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया, ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी का हो सकती है। पहली हमारी है डिसलेक्सिया हो सकती है, या ऑप्शन नंबर बी है हमारी डिस्ग्राफिया हो सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डिस्कलकुलिया हो सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है अफेसिया हो सकती है। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने के संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो किस में आती हैं, डिस्ग्राफिया में आती हैं। डिसलेक्सिया पाठन संबंधित हो जाती हैं, डिस्कलकुलिया कैसी होती हैं, गणित संबंधित होती हैं। जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम होगी तो कैसी होगी, डिस्कलकुलिया होगी। तो उम्मीद है आप तीनों ही समझ गए होंगे। इन डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो अगर आपने अब तक ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पे 5 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है डिसेबिलिटीज़ की, उसको जरूर देख लीजिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। अगला हमारा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। पहला ऑप्शन है हमारा नियमों को कंठस्थ करना, या फिर दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर जाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा नियम से उदाहरण की ओर जाना, या केवल सूत्रों का प्रयोग करना। तो यहाँ बताना है आपको व्याकरण शिक्षण यानी कि ग्रामर मेथड जो है उसमें कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित मानी जाती है। मतलब व्याकरण आपको सिखानी है तो बताना है आपको कौन सी उसमें से आप मेथड का यूज़ करेंगे। पहले आप नियम सिखाएंगे, या फिर पहले आप एग्जाम्पल देंगे, तब उसके बाद आप नियम सिखाएंगे। तो बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही होगा। तो सही हो जाएगा हमारा सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आप उसको नियम की ओर लेकर के जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया लेखन क्षमता के
आकलन के लिए सबसे बेहतर क्या तरीका है, मतलब बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। कहानी का शीर्षक देना, या फिर संज्ञा शब्दों को चिन्हित करना, या फिर कहानी को अपने शब्दों में और बदल कर लिखना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुद्ध लेखन लिखना। तो बच्चे के अंदर हमको कैपेबिलिटी देखनी है कि वो लिखने की उसके अंदर क्षमता कितनी है। तो उसके लिए सबसे सही तरीका क्या होगा, सही तरीका हो जाएगा हमारा कहानी को अपने शब्दों में लिखने के, मतलब उससे कहना है कि अपने शब्दों में लिख करके दो और थोड़ा सा बदल करके लिख करके दो। तो क्या होगा, उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शन है उच्चारण की शुद्धता, मतलब उच्चारण सही से प्रोनाउंस करने हैं आपको शब्दों को। दूसरा है तीव्र गति से पढ़ना, यानी कि तेज़ी से पढ़ना। या फिर अर्थ निर्माण करना, यानी कि सेंस निकालना, मतलब उसमें से क्या उसका मीनिंग निकल रही है। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द को पढ़ना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा अर्थ निर्माण करना। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगले 25 हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। परिवारों में बच्चों का बेहतर भाषा विकास किस पर आधारित होता है। आपको बताना है कि संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में बच्चों के जो भाषा का बेहतर विकास किस पर आधारित होता है। बड़ों की परिपक्वता, मैच्योरिटी भाषा पर, या फिर हमारा है परस्पर अंतःक्रिया से, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया आपस में बातचीत को जब बच्चे देखते हैं उससे सीखते हैं, या फिर अनुकरण पर, या फिर प्रश्नोत्तर पर। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चे देखेंगे वही चीज़ बच्चे सीखेंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर कहा गया प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे उचित कदम क्या होना चाहिए। प्राइमरी स्टेज, सबसे पहला स्टेप, जब बच्चे को आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। व्याकरण के नियम सिखाएंगे आप उसको, सबसे पहले व्याकरण के नियम सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। अब केवल वर्ड आ गया या नेगेटिव वर्ड होता है सीटेट में, जैसे इसको देखिए आप काट दीजिए। अगला हमारा कौशल क्रम से सिखाना, यानी कि जो स्किल है उनको एक सीक्वेंस के ऑर्डर में सिखाना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। सबसे पहला स्टेज हमसे पूछा गया, तो पहला स्टेज क्या होगा, बाल साहित्य के अवसर देना, मतलब पहले हम बच्चे को बाल साहित्य पढ़ाने के अवसर दीजिए। जब उसको पढ़ेगा बच्चा तो धीरे धीरे से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो उससे वो भाषा को सीखेगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28। यहाँ पर है पोर्टफोलियो की बात की गई, यानी कि पोर्टफोलियो बच्चों के किस क्षेत्र में मदद करता है। बताना है आपको वो एरिया जिसमें पोर्टफोलियो की मदद से बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो पहला हमारा होगा कार्य संचित करने में सीखते हैं, या फिर क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, यानी कि सीक्वेंस ऑर्डर में बच्चा कैसा प्रोग्रेस कर रहा है इस बात का रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में। तो यही वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 29। यहाँ पर देखिए भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। बताना है आपको, सीक्वेंस बताना है आपको भाषा सीखने का, वो जो स्किल्स होती हैं उनका आपको सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस याद करने का सिंपल तरीका है LSRW, LSR और W। तो सबसे पहला हमारा हो जाता है L से लिसनिंग, यानी कि सुनना, फिर बोलना यानी कि स्पीकिंग, LS, फिर RW यानी R का मतलब होगा रीडिंग और W का मतलब होगा राइटिंग यानी कि लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट करता है, तो इनको बिल्कुल ध्यान रख रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर कहा गया भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो आपको बताना है जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं संसाधनों का प्रयोग का मुख्य मोटिव क्या है, बच्चों को क्या समझाना चाह रहे हैं आप, उसका मनोरंजन करवाना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंद्रियों को क्रियाशील बना रहे हैं, या फिर रोचकता लाना, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षण में विविधता लाना, यानी कि जो टीचिंग है उसमें अलग अलग इंटरेस्ट को पैदा करना, विविधता लाना, डाइवर्सिटी को लाना। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा इसका सही होगा। तो उसमें क्या होगा, जब बच्चे को हम लोग ऑडियो और विजुअल एड यानी कि बच्चे को दिखा करके सुना करके जब चीज़ों को सिखाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इंद्रियों में एक क्रियाशील बनाना, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 31। यहाँ पर कहा गया उच्चारण की शुद्धता मतलब प्रोनाउंसिएशन के टाइम पर के लिए कौन सा वाचन अधिक उपयोगी होगा, मतलब किस तरीके से बच्चा पढ़े कि उसकी जो उच्चारण है उसमें शुद्धता आ जाए। तो पहला ऑप्शन है हमारा मौन वाचन, दूसरा हो जाएगा सस्वर वाचन, या फिर द्रुत वाचन, या फिर धीमा वाचन। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जब हम चाहेंगे कि बच्चा जो है अपनी रीडिंग की जो है बिल्कुल एकदम सही तरीके से बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सस्वर वाचन का प्रयोग करेंगे, सस्वर वाचन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 32। यहाँ पर कहा गया लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देना किसका संकेत हो सकता है, मतलब जब बच्चा लिख रहा है तो
वो क्या कर रहा है, शब्दों के अक्षरों को छोड़ दे रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है यानी कि अरुचि है, या फिर विचारों में स्पष्टता की कमी का है, या फिर मात्राओं के ज्ञान का अभाव है, या फिर मंद बुद्धि होने का लक्षण है। तो आपको बताना है इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा विचारों में उसके स्पष्टता की कमी है, इस वजह से वो बार बार जो है अक्षरों को छोड़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33 यहाँ पर कहा गया, समावेशी माहौल के जो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए निर्माण के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, बोलने की गति धीमी रखना, या फिर ऑडियो विजुअल एड यानी कि दृश्य और श्रव्य संसाधनों का उचित प्रयोग करना, या फिर केवल एक भाषा का प्रयोग करना। अब केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया और सेंस भी नहीं निकल रहा, केवल एक भाषा का प्रयोग करके आप समावेशी माहौल कैसे बना सकते हैं भाई, इंक्लूजन का मतलब ही होता है सभी का समावेश, तो ये वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है व्याकरण पर बल देना। अब व्याकरण पर बल देना भी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑडियो विजुअल एड का संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये क्या करता है, समावेशी माहौल को निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 34, यहाँ पर कहा गया मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये तो एज नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन जो है इसके लेखक हैं जी, इसका क्वेश्चन समझाया गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35, यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित समय रटी हुई भाषा का प्रयोग क्या दर्शाता है। निबंध मतलब जब बच्चा निबंध लिख रहा हो तब उसमें रटी हुई भाषा का प्रयोग क्या दर्शा रहा है, बच्चा का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसने कैसी पढ़ाई की, उसको कैसा आता है। तो ये क्या कहता है, अच्छी याददाश्त को दर्शा रहा है, या फिर मौखिक भाषा का कमज़ोर होना, या विचार सामर्थ्य की कमी होना, या फिर उत्कृष्ट लेखन। भैया उत्कृष्ट लेखन होगा तो फिर रटके क्यों आएगा। अगला है सज्जन मतलब क्रिएटिविटी को दर्शाएगा, ये भी नहीं है, यानी कि दोनों ही हमारे ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही गलत हैं, और अच्छी याददाश्त का कोई मतलब नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। मतलब उसकी मौखिक भाषा का कमज़ोर होना और विचार सामर्थ्य की कमी होना। अगर विचार सामर्थ्य मतलब विचार बच्चे को आएंगे तो वो काहे रट के आएगा, अपने आप लिख लेगा, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा वो अपने आप लिख लेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 36, देखते हैं इसको। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। अदर इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे पढ़ी हुई, जैसे कि हिंदी पेडागॉजी की क्लास पढ़ी हुई है, थ्योरी की, इंग्लिश की पढ़ी हुई है, उसके एमसीक्यूज कराए गए हैं, सीडीपी की 100 एमसीक्यूज कराए गए हैं। इन सभी वीडियोज़ को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 36, तो यहाँ पर कहा गया उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। मतलब जो अपर प्राइमरी का लेवल होता है उसमें भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना है। तो पहला है नियमों को रटाना, बच्चे को नियम को रटाना है, रूल्स को याद कराना है, या फिर समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित करना। तो सिंपल सी बात है, यही इसका आंसर होगा। क्या होगा, समझ के साथ में पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित करना। सीटेट में एक और भी बात होती है, जो भी पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो ऑप्शन आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन का, तो वो ज़्यादातर होता है चांस आंसर होने का। मतलब अगर आपको आता है तब तो ठीक है, जो आंसर होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप मतलब एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर फंस रहे हैं कि आपको टिक लगाना है, ऐसे गेस करना है, तुक्का लगाना है, तो फिर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है जिसमें एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा हो। तो यहाँ पर क्या निकला, समझ के साथ बच्चे को पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित करना, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 37, यहाँ पर कहा गया भाषा सीखने का सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है। मतलब सबसे बड़ी बाधक क्या हो सकती है भाषा सीखने में। तो पहला ऑप्शन है हमारा भाषाई प्रयोग के अवसर, या फिर दूसरा हो जाएगा इकाई प्रशिक्षण, या ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा भाषा में आकलन, या ऑप्शन नंबर डी होगा पाठ्य पुस्तक। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भाषा में आकलन, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बाधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षक के लिए किसका ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। मतलब यहाँ पर बताना है आपको, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो किस बात की ज़रूरत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं है। व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान, या फिर रसायनों का ज्ञान, या फिर भाषा प्रयोग की कुशलता। तो अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो भाषा प्रयोग आपको आना ही चाहिए, ग्रामर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज के आप टीचर हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं होगा, रसायनों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी रसायनों का ज्ञान का कोई मतलब नहीं होना चाहिए शिक्षण का जो टीचर होगा, मतलब भाषा का जो टीचर होगा उसका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 39, यहाँ पर कहा गया गद्य शिक्षणों में कठिन शब्दों को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चित्र दिखा करके, दूसरा है वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखा करके, ऑप्शन नंबर सी है मॉडल दिखा करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो बताना है आपको गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो भैया चित्र भी दिखा सकते हैं हम लोग, वस्तु को अप्रत्यक्ष दिखा करके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट वे में बता करके दिखा करके समझा सकते हैं, मॉडल दिखा करके बता सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर कहा गया प्राथमिक स्तर पर कौन सी कविताएं उपयोगी नहीं मानी जाती हैं। यहाँ पर बताना है कि जो प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ पर बच्चों को कौन सी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा वीरता वाली, दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित, या फिर नीति से संबंधित, या फिर देशभक्ति वाली। तो बताइए यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय वादों वाली तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। बाकी वीरता वाली, नीति संबंधी और देशभक्ति वाली आप बच्चे को सुना सकते हैं, बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन से बच्चे का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर है बच्चा भी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर कहा गया बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। आपको बच्चे के अंदर दक्षता विकसित करनी है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। कविताएं याद करवाना है उसको, सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा मुहावरे याद करवाना है, या फिर किसी वक्ता के साथ रहना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देना। सिंपल सी बात है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। मतलब जो क्लास 8 का बच्चा है उसका जब भाषा का आकलन किया जाएगा तो उसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट बात क्या है। कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, या फिर साहित्य समारोह का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी होगा लिखित परीक्षाएं, या हो जाएगा विचारों को प्रकट करना। अब आपको बताना है इसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा। तो सबसे कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना और लिखित परीक्षाएं ये भी इंपॉर्टेंट है, और विचारों को प्रकट करना ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है समूह में बोलने में अटकने वाले बच्चों की सहायता कैसे करेंगे। अगर समूह में ग्रुप में कोई बच्चा अटक रहा है बोलने में तो उसकी सहायता कैसे की जाएगी। उसे बार बार समझाएंगे, या फिर प्रारंभ में छोटे समूह में बात करने के अवसर देंगे, या फिर उसे बड़े समूह में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, फोर्स करेंगे। नेगेटिव सेंस आ रहा है, यानी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसका आत्मविश्वास कम करेंगे, ये भी नेगेटिव सेंस। बिल्कुल मतलब साफ साफ ऑप्शन में दे दिया गया कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे समूह में भेजेंगे, उसको बोलने के लिए उसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे कि बच्चा आप बोलिए, ट्राई करिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रारंभ में छोटे समूह में बात करने के अवसर देंगे। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 44। यहाँ पर कहा गया वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण कैसे करना होगा। मतलब बच्चा अगर बोलने में गलती कर रहा है, शब्दों को पढ़ने में गलती कर रहा है, तो कैसे उसको सुधारेंगे। त्रुटियों को गिना करके, या फिर शुद्ध उच्चारण और लिखने का अभ्यास के द्वारा, त्रुटियों की उपेक्षा करेंगे, कठिन शब्द लिखवाएंगे। ये सारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव दे रहा है, शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास के द्वारा। तो हमारा वही वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर कहा गया उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बताना है आपको जो अपर प्राइमरी लेवल होता है उसमें किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, या फिर बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की, सामाजिक श्रेणी की, या केवल पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों के जो भाषिक पृष्ठभूमि है, मतलब किस लैंग्वेज को बच्चा जान के वहाँ से किस लैंग्वेज के एरिया से बच्चा आ रहा है, हम उस पर कोई मजाक नहीं बना सकते, ना ही उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 46। वर्डों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है। मतलब ऐसा कोई वर्डों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो 46 का कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 47। यहाँ पर कहा गया द्वितीय भाषा यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज होती हैं शिक्षण की तुलना में तुलनात्मक विधि कौन सी है। आपको बताना है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा व्यतिरेक विधि, दूसरा है सिद्धांत प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा व्यास प्रणाली, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंपेयरिंग मेथड यानी कि तुलना विधि। तो बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा व्यतिरेक विधि, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 48। यहाँ पर कहा गया मापन सामान्यता कब किया जाता है। तो बताइए मापन कब किया जाता है, पाठ के शुरू में, या फिर वार्षिक परीक्षा में यानी कि सत्र के अंत में, सेशन के लास्ट में करते हैं, या फिर केवल कक्षा शिक्षण के दौरान, या फिर कभी नहीं। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही होगा परीक्षा के अंत में, मतलब वर्ष के अंत में करते हैं हम लोग, जब सत्र खत्म हो रहा हो तो लास्ट में हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं एनुअल एग्जाम। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 49। यहाँ पर कहा गया भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। मतलब जब आप भाषा सिखाना जा रहे हैं बच्चे को, सबसे पहले उसके अंदर कौन सी स्किल डेवलप करेंगे। LSRW वही 4 स्किल में से कोई एक आपको सबसे पहले डेवलप करनी होगी। तो वो कौन सी होगी, सबसे पहले होगी सुनना यानी कि लिसनिंग। कौन सा ऑर्डर होता है, LSRW यानी कि लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले बच्चे को सुनने का भाव पैदा करेंगे उसके अंदर कि थोड़ा सा सुनिए विचारों को।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 50 यहाँ पर है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक शिक्षण की प्रक्रिया में क्या है, मतलब जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षण की प्रक्रिया में क्या है। एक साध्य है, एक साधन है, एकमात्र लक्ष्य है या फिर अनावश्यक वस्तु है। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंस देना है, गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, बच्चे को जो भाषा सिखाएंगे उसमें साधन के रूप में काम करेगी, मदद करेगी भाषा सीखने में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी के। इससे पहले अगर आपने थ्योरी क्लास ना करे तो एक बार थ्योरी क्लास कर लीजिए, बहुत कम टाइम में आधे घंटे में कवर करा दिया गया है। इंग्लिश के भी हैं और अदर भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको भी जरूर देखिए। सबके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में